ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्कूल में हुए हादसे के बाद आदित्य भी ठीक वैसे ही रिएक्ट कर रहा था जैसे कि नेहा। वो भी अब इसकी जड़ तक पहुंचना चाहता था, जिसके लिए उसने अपने असिस्टेंट मयंक को काम पर लगा दिया था। जब से वो घर लौटे थे, नेहा एक पल के लिए भी पीहू से अलग नहीं हुई थी। उन्हें ऑफिस के कपड़ों में वो पीहू के सर पर हाथ सहलाती हुई बैठी हुई थी। रह रह कर उसे स्कूल में हुई घटना याद आ रही थी, जिसका जिम्मेदार वो खुद को ठहरा रही थी। पीहू अपनी उम्र से जितनी ज्यादा बड़ी और समझदार हो रही थी, नेहा का गिल्ट उतना ही बढ़ता जा रहा था। उसे डर था कि कहीं उसके अस्त व्यस्त जीवन के कारण उसकी बेटी का बचपन न छूट जाए। ये सब सोचते हुए नेहा सिर्फ रोए जा रही थी। पीहू का हाल देखने के लिए आदित्य ने दरवाजे के पास आकर धीरे से दरवाजा खोला तो देखा कि नेहा अब भी उसी तरह से बैठी थी जैसा कि वो छोड़कर गया था। नेहा, लगता है वो यहाँ से हिले ही नहीं। हिलेगी भी कैसे? माँ जो है, पीहू से ज्यादा दर्द तो उसे हो रहा होगा। आदित्य ने नेहा को देखते हुए कहा, आज तक मैंने इसे कितना कमजोर नहीं देखा है। जो लड़की पूरी दुनिया के सामने इतनी स्ट्रांग है, अपनी बेटी के लिए हर किसी से लड़ जाती है, वो इस तरह रोएगी, मैंने सोचा भी नहीं था। आदित्य दरवाजे पर खड़े होकर अंदर के नजारों को देखकर मन ही मन सोच रहा था। नेहा को तो पता भी नहीं था कि आदित्य उसे पीछे से देख रहा है। क्या करूं? जाऊं उसके पास क्या? नहीं, इतने स्ट्रांग लोगों को अपने आंसू किसी और को दिखाना पसंद नहीं है। मेरे जाने से शायद वो अनकंफर्टेबल हो जाएगी और उसके दिल पर जो भार है उसे रोकर निकालना ही ठीक है। ये सोचते हुए आदित्य ने दोबारा दरवाजा बंद कर दिया। वो जानता था कि इस वक्त वो चाहकर भी नेहा को बेहतर फील नहीं करवा सकता था। आखिरकार बात उसकी बच्ची की थी। वहां से आदित्य जैसे ही निकला, उसके पास मयंक का फोन आ गया। हाँ मयंक, बोलो, आदित्य ने कहा। सर, वो सीसीटीवी फुटेज आपके मेल पर भेज दिए हैं, मयंक ने कहा। भले ही ये रात का वक्त था, लेकिन मयंक के लिए ये काम जरा भी मुश्किल नहीं था, और खास करके तब जब इंस्ट्रक्शन खुद उसके बॉस आदित्य के हो। गुड जॉब, आदित्य ने कहते ही फोन रख दिया और स्टडी रूम में पहुंचते ही अपना लैपटॉप खोला। वीडियो डाउनलोड करते ही उसने उस फ्लोर का फोटोज ओपन किया जहां पीहू का क्लास था। ये देखते वक्त एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी आदित्य को। एक डर था उसे, क्योंकि वो पीहू के एक्सीडेंट को अपनी आंखों से देखने वाला था। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ रहा था, उसने देखा कि पीहू छुट्टी के वक्त स्टेयर के पास खड़ी थी। जिनके पेरेंट्स आते हैं, उन बच्चों को एक एक करके नीचे भेजा जाता है और पीहू अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। तभी उसके ही बराबर का एक बच्चा आया और उसे कुछ कहने लगा। देखते ही देखते उसने पीहू का ऐसा धक्का मारा कि वो सीढ़ियों से नीचे आ गिरी। ये नजारा देखकर आदित्य के हाथ पांव कांप गए थे और अचानक उसके मुंह से निकला, पीहू। वो वीडियो में इतना खो गया था कि उसे लगने लगा कि सब कुछ उसकी आंखों के सामने हो रहा था और वो अपनी बच्ची को बचा नहीं पाया। मेरी पीहू, कितना दर्द हुआ होगा तुम्हें, आदित्य ने खुद से कहा। पीहू ने जो हंसते हुए सह लिया था, वो उससे देखा भी नहीं जा रहा था। उसका कलेजा गुस्से से फटा जा रहा था और उसकी आंखें खून से भी ज्यादा लाल हो चुकी थी। उसने तुरंत मयंक को कॉल बैक किया और फिर कहा, मयंक, अभी के अभी प्रिंसिपल को बोलो कि इस एक्सीडेंट का एक्सप्लेनेशन दे मुझे। आई डोंट केयर टाइम, क्या हुआ है, जस्ट मेल देम राइट नाउ। और हाँ, ये भी लिख देना कि अगर जल्द से जल्द मुझे जवाब नहीं आया तो वो भी सोच नहीं सकेंगे, उनका वो हाल करूंगा मैं। इट इज अ मैटर ऑफ माई डॉटर।
आदित्य के तनतनाती हुई आवाज सुनकर मयंक की जरा भी हिम्मत नहीं थी कि वो एक भी सवाल पूछ सके। वो नहीं जानता था कि आदित्य ने पीहू को माई डॉटर क्यों कहा, लेकिन ये पूछने की जरूरत भी नहीं कर सकता था। वो देर रात हो चुकी थी और नेहा ने अभी तक अपने कपड़े भी नहीं बदले थे। पीहू को चैन से सोते हुए देखकर अब थोड़ा सुकून नेहा को भी मिल रहा था। इतना रोने के बाद उसे भी थोड़ा हल्का महसूस हो रहा था। पीहू आराम से सो रही है, मैं भी कपड़े बदल लेती हूँ, नेहा ने खुद से कहा और नहाने के लिए अपने कपड़े लेने के लिए बाथरूम की तरफ चल पड़ी। उस रास्ते में भी बार बार वो पलटकर पीहू को ही देखे जा रही थी। हमेशा से जल्दी नहाकर नेहा वापस पीहू के बगल में आ बैठी थी। तभी अचानक उसका फोन बजा। पीहू की नींद न खुले इसलिए कमरे की बालकनी में जाकर बात करने लगी। हाँ रोहन बोलो, उसने फोन उठाते ही कहा। कैसा रहा रिया का ऑपरेशन, ठीक है ना वो? सॉरी, मुझे अचानक निकलना पड़ा। पीहू को दर्द में देखकर नेहा भूल ही गई थी कि आज रिया का ऑपरेशन चल रहा था। रिया बिल्कुल ठीक है मैम, ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, वो जीत गई, हम जीत गए मैम। दूसरी तरफ से रोहन ने एक्साइटमेंट में चिल्लाते हुए कहा। आज पहली बार उसकी आवाज में ये उत्सुकता सुनी थी नेहा ने। वो अच्छे से सुन पा रही थी कि आज रोहन 7वें आसमान पर था, खुशी से नाचना चाहता था, झूमना चाहता था। ग्रेट, कंग्रेचुलेशन, नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा। वो भी रिया के लिए बहुत खुश थी। आखिरकार उसने अपनी लाइफ की पूरी सेविंग खर्च कर दी थी उस बच्ची को बचाने के लिए। रिया कैसी है, ठीक तो है वो? नेहा ने पूछा। वो अभी ऑब्जर्वेशन में है, आईसीयू में, रोहन के भारी आवाज से कहा। लेकिन डॉक्टर्स ने कहा है कि उसे कोई खतरा नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं आपको थैंक यू कैसे कहूँ। आपने जो किया है उसके सामने थैंक्स शब्द का कोई मोल नहीं है। मैं तो सोच भी नहीं पा रहा कि आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगा। आपने मेरी बहन की जिंदगी मुझे लौटाई है। हमारी लाइफ में भगवान से कम नहीं है आप। रोहन अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। अपनी बहन को एक खतरनाक बीमारी से लड़ने के बाद सही सलामत वापस आता हुआ देखकर वो भावनाओं से भर चुका था और नेहा ही थी जिसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया था। अरे बस बस, मुझे भगवान मत बनाओ। मुझसे जो बन पड़ा मैंने किया, लेकिन असली मेहनत तो डॉक्टर और रिया की विल पावर की है। आई एम प्राउड ऑफ हर कॉरेज। मैं बहुत खुश हूँ ये खबर सुनकर, नेहा ने रोहन को संभालते हुए कहा। पर रोहन अब भी रोते हुए बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन नेहा ने उसे रोक दिया। बस, अब और नहीं रोना है। अभी इस वक्त रिया को तुम्हारी जरूरत है और जब वो ठीक हो जाए तब तुम्हें पूरी तरह से काम में लगना है। याद है ना, सीजन 2 तुम्हारे लिए सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है, नेहा ने कहा। यस मैम, मैं जानता हूँ, आप फिक्र मत करिए, मैं पूरी मेहनत करूंगा इस प्रोजेक्ट के लिए, रोहन ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। वो भी समझ चुका था कि रिया के ठीक होने के बाद उसकी दूसरी बड़ी जिम्मेदारी उसका काम है, जिसमें अब उसको पूरी तरह से इन्वॉल्व होना होगा। लगभग आधी रात हो चुकी थी और नेहा अब भी पीहू के बगल में बैठी हुई थी, लेकिन अचानक से उसके पेट में उसे कुछ महसूस होने लगा। पहले तो उसे लगा कि ये शायद दिन भर की थकान की वजह से हो रहा होगा, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसने सुबह से कुछ खाया नहीं था। धीरे धीरे खाली पेट में एक अजीब सा दर्द बढ़ता जा रहा था। वो समझ गई थी कि अगर उसने अभी कुछ नहीं खाया तो सुबह तक वो भी बीमार हो जाएगी, जो वो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती थी। क्या खाऊं? आंटी तो सो चुकी होंगी और उन्हें उठाना ठीक भी नहीं। खुद ही जाकर कुछ बना लेती हूँ, नेहा ने खुद से कहा और पीहू को अच्छे से चादर उठाकर कमरे से बाहर आ गई। किचन पहुंचकर उसने फ्रिज खोला तो पानी, दही और सब्जियों के अलावा कुछ खास नहीं था अंदर। आज जो कुछ भी हुआ उस टेंशन में किसी ने भी ढंग से खाना नहीं खाया था, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि नेहा सुबह से भूखी थी।
नेहा ने सब्जियां निकाली और उन्हें धोना शुरू कर दिया। वैसे भी जब से मैं यहाँ आई हूँ मैंने कुछ काम ही नहीं किया, सिर्फ बना बनाया खाती हूँ। कितना समय हो गया कुकिंग किए, इसी बहाने आज ये भी हो जाएगा। नेहा खुद से ही बातें किए जा रही थी। उसे सुकून मिल रहा था कि कई दिनों के बाद वो अपना खाना खुद बनाने जा रही थी। आदित्य सो गया होगा क्या पता उसने भी कुछ खाया है या नहीं। वैसे जितने गुस्से में वो था उसे देखकर लग तो नहीं रहा था कि वो चैन से बैठने वाला है आज। उसे भी पूछ लूं क्या, हो सकता है मेरी तरह वो भी भूख से तड़प रहा हो और उसे तो शायद ही कुछ बनाना आता होगा। वो तो पानी पी कर सो जाएगा। नेहा ये मन ही मन सोचकर मुस्कुरा रही थी। उसे भी नहीं पता था कि अचानक से उसे आदित्य का ख्याल कैसे आ रहा था, उसकी चिंता क्यों हो रही थी। उसी वक्त आदित्य भी नीचे किचन की तरफ आ रहा था पानी पीने के लिए। जैसे ही वो वहां पहुंचा उसने नेहा को अफरोन पहने देखा, जो सब्जियां काटने में बिजी थी। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसके पैर खुद ब खुद किचन के बाहर रुक गए और वो वहीं खड़ा होकर नेहा को निहारने लगा। उसे पहले डर लगता था कि किसी लड़की के इस घर में आने से वो अनकंफर्टेबल हो जाएगा, अपनी लाइफ में डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन नेहा के इस घर में होने से उसे एक अजीब सी फीलिंग होती थी जो उसे अच्छी लगने लगी थी। खाली बोतल लिए आदित्य दीवार के सहारे खड़े होकर नेहा के हर एक मोमेंट को देखे जा रहा था। काम में इतनी स्मार्ट, अपनी बेटे के लिए इतनी रिस्पॉन्सिबल और ऊपर से घर के कामों में भी आगे। इस तरह की लड़की मैंने तो नहीं देखी आज तक। कौन था वो गधा जो ऐसी लड़की को छोड़कर चला गया? आदित्य मन ही मन सोच रहा था कि तभी उसके अंदर से एक आवाज आई, रुक जाओ, आजकल कुछ ज्यादा ही नहीं सोच रहे हो इस लड़की के बारे में? ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है तो जो उसके और तुम्हारे बीच है, इसलिए उसके पास्ट में क्या हुआ क्या नहीं ये सोचने की इतनी जरूरत नहीं है। ये सुनते ही आदित्य बड़बड़ाते हुए अपने थॉट से बाहर आया। उसे समझ ही नहीं आया कि कुछ पलों के लिए ये कैसी लड़ाई शुरू हो गई थी उसके ही अंदर। इसी दौरान अचानक से उसके मुंह से एक आवाज निकल गई, जिसे सुनते ही नेहा ने सर ऊपर करके देखा तो वहां आदित्य को देखकर वो दंग रह गई थी। हड़बड़ाहट में उसे पता ही नहीं चला कि कब सब्जियों के ऊपर चल रहा चाकू उसकी उंगली पर चल गया और वो कट गई। आह! नेहा दर्द में चिल्लाई, जिसे सुनकर आदित्य दौड़ते हुए उसके पास पहुंचा। नेहा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? आदित्य ने उसके करीब आते ही उसकी कटी उंगली को अपने हाथ में पकड़ा। लगातार बह रहे खून को बंद करने के लिए उसने तुरंत उसकी उंगली को नल के नीचे रख दिया। नेहा समझ ही नहीं पा रही थी कि आदित्य अचानक से यहाँ कैसे आ गया, और तो और वो इतनी उसकी चिंता भी कर रहा था। तुम इतनी बड़ी हो गई हो और इतना भी ध्यान नहीं रहा कि चाकू के नीचे सब्जी नहीं तुम्हारी उंगली आ गई है। ध्यान कहाँ था तुम्हारा? आदित्य ने उसे डांटते हुए कहा। एक मिनट, आधी रात में तुम अचानक से आकर मेरे सामने खड़े हो गए, बिना कुछ बोले शांति से वहाँ खड़े हुए थे। मैं डरूंगी नहीं तो और क्या होगा? सब तुम्हारी गलती है और तुम मुझे ही बोल रहे हो, नेहा ने गुस्साते हुए कहा। लेकिन आदित्य का ध्यान उसकी उंगली पर था। खून बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये देखते हुए उसने नेहा का हाथ पकड़ा और उसे लाकर हॉल के सोफे पर बैठा दिया। सिट हियर कहकर वो सीधे अंदर गया और फर्स्ट एड किट लेकर आ गया। हिलना मत कहकर आदित्य ने बड़ी कोमलता से नेहा की उंगली को पकड़ा और उसे साफ करके दवाई लगानी शुरू कर दी। जिस तरह से उसने नेहा को किचन में डांटा था, नेहा भी उससे लड़ना चाहती थी, लेकिन जिस तरह से वो अभी उसकी उंगली पर दवाई लगा रहा था, ये देखकर नेहा का गुस्सा सारा छूमंतर हो गया था। आदित्य को पता ही नहीं चला कि वो दवा लगाते हुए कब नेहा के बिल्कुल करीब पहुंच गया था। वो तो सर झुकाकर अपने काम में बिजी था।
लेकिन नेहा की नजर उसके चेहरे से हट नहीं रही थी। उसकी आंखों की बनावट, माथे की सकंद, गालों पे हल्की दाढ़ी को नेहा ने आज इतने ठहराव के साथ कितने करीब से देखा था। वैसे हैंडसम कम नहीं है ये, हाँ। अगर ये मेरी कंपनी में होता तो विदाउट एनी डाउट सबसे बड़ा मॉडल और हीरो होता। इसके साथ तो मैं ही काम करती। इसे देखकर तो कोई भी झट से अपने शो में रख ले। हाँ, आइडिया बुरा नहीं है, वैसे पूरी तरह से परफेक्ट है। आदित्य की खूबसूरती और चार्मिंग पर्सनालिटी को निहारते हुए उसके बारे में खुद से बातें करते हुए नेहा भी मुस्कुराने लगी। उसे भी पता नहीं था कि जाने अनजाने में उसका चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। आदित्य जैसे जैसे उसकी चोट पर दवाई लगा रहा था, नेहा के मुंह से आवाज निकल रही थी, आ आ। सॉरी, बस अभी सही हो जाएगा, आदित्य ने नेहा से कहा और आराम से दवाई लगाने लगा। उन दोनों के बीच हो रही इस बातचीत की आवाज अब हॉल के ही पास वाले कमरे में पहुंच गई थी, जहां मरियम सो रही थी। उसकी नींद खुली तो उसने अपना दरवाजा खोला और सामने जो हो रहा था उसे देखकर उनका चेहरा भी खिलखिला उठा था। यही तो है हस्बैंड वाइफ का रिश्ता, हर प्रॉब्लम में एक दूसरे के साथ, फिर चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो। गॉड, इन लोगों को हमेशा ऐसे ही साथ रखना। मरियम ने आदित्य और नेहा को साथ देखकर मन ही मन सोचा और उन्हें डिस्टर्ब न हो इसलिए फिर से दरवाजा बंद करके सो गई। वो जानती थी कि जब तक आदित्य है उसे नेहा के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो गया। आदित्य ने नेहा का हाथ उसकी तरफ वापस सौंपते हुए कहा, पानी में हाथ मत डालना। एक बात बताओ, तुम्हें आदत हो गई है क्या चोट लगवाने की? अभी पहले वाली सही हुई ही नहीं थी कि हाथ में काट करके बैठ गई। उसने हंसते हुए मजाकिया अंदाज में नेहा को परेशान करने के लिए कहा। नेहा बस मुंह बनाकर उसकी तरफ देखी जा रही थी। उसे भी नहीं पता था कि आदित्य को क्या जवाब देना है। उसका चेहरा बिल्कुल पीहू की तरह लग रहा था, मासूम और निश्चल। थैंक यू इसके लिए, लेकिन नेहा ने उदास चेहरा बनाकर कहा। लेकिन क्या? आदित्य ने भौवे तानते हुए पूछा। मुझे अभी भी भूख लगी है, नेहा ने बड़े संकोच में कहा। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर आदित्य को ऐसा लग रहा था जैसे वो पीहू का बड़ा वर्जन देख रहा हो। आदित्य को भी हंसी आ गई उसकी ये बात सुनकर। उसे पता था कि अगर उसके अचानक आने से वो न डरी होती तो शायद अभी तक उसने कुछ खा लिया होता। बैठो यहीं, हिलना मत, आदित्य ने उससे कहा और सीधे किचन की तरफ चल दिया। और बैठकर क्या करूं? नेहा ने उसे जाते हुए देखकर पूछा। लेकिन आदित्य ने उसे कोई जवाब नहीं दिया था। वो समझ नहीं पा रही थी कि आदित्य क्या करने वाला था। क्या ये कुछ बनाने वाला है क्या? अगर हाँ तो उस दिन सिर्फ पानी क्यों पी रहा था? नहीं, उसे कहाँ बनाना आता होगा? उसके लिए तो इतने लोग लगे हैं खाना बनाने के लिए। तो फिर नेहा सोच सोच कर खुद से ही सवाल किए जा रही थी। आदित्य ने उसे वहां से हिलने के लिए मना किया था, इसलिए वो सिर्फ इमेजिन कर पा रही थी कि वो किचन में काम करता हुआ कैसा लगता होगा। कुछ देर तक सोफे से इधर उधर झांकने के बाद आखिरकार उसका इंतजार खत्म हुआ। उसके सामने से आदित्य अपने हाथ में एक ट्रे लिए आगे आ रहा था, जिसमें एक बाउल रखा हुआ था। ये लो। आदित्य ने आते ही नेहा के सामने रखे टेबल पर उस ट्रे को रख दिया और कहा। उस बाउल में रखे गर्मा गर्म नूडल्स को देखकर नेहा हैरान थी। वो कभी उससे निकलते हुए धुएं को देखती तो कभी आदित्य को। मुझे यही बनाना आता है, इसलिए ठंडा होने से पहले खा लो। आई होप तुम्हारी भूख मिट जाएगी इससे, आदित्य ने कहा। नेहा के लिए इतना सब करने के बाद भी वो ऐसे बात कर रहा था जैसे ये कोई बड़ी बात नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने ही आप को रोक रहा था ज्यादा फ्रेंडली होने से।
लेकिन नेहा के लिए उसके एक्सप्रेशन नहीं, उसकी हेल्प मैटर करती थी। उसने अगले ही पल उस बाउल को उठाया और कहा, मुझे नूडल्स बहुत पसंद है और मेरी भूख जरूर खत्म हो जाएगी, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हें कुकिंग आती है। मतलब सीरियसली? आदित्य उसकी बात सुन तो रहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं देना चाहता था। उसे भी नहीं पता था कि आखिरी बार उसने गैस कब जलाई थी। शायद उसे आज से पहले खाना बनाने की कभी जरूरत ही नहीं महसूस हुई थी, लेकिन आज क्यों? कुछ ही मिनटों में उसने नेहा की भूख का इंतजाम कर दिया। उसका कारण वो भी नहीं जानता था। बहुत ही टेस्टी है। नेहा खाते हुए आदित्य की तरफ देखे जा रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कह रहा था। टेक केयर, गुड नाइट, सिर्फ इतना कहकर वो अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। इमोशनल होकर उसने जो नेहा के लिए आज किया, उससे वो कहीं न कहीं खुद ही शर्मा रहा था और अब और वहां खड़ा होकर नेहा के सवालिया नजरों का सामना नहीं करना चाहता था। अगले दिन सुबह आंख खुलते ही नेहा ने पीहू की तरफ देखा तो वो पहले से ही उठकर बिस्तर पर बैठी हुई थी। पीहू, तुम उठ क्यों गई? तुम्हें दर्द हो रहा है क्या? नेहा ने हड़बड़ाते हुए उठकर पूछा। हमेशा नेहा ही पहले उठा करती थी और पीहू को स्कूल के लिए उठाती थी, लेकिन उसे चोट लगने के कारण नेहा आज उसे नहीं उठाने वाली थी। गुड मॉर्निंग बड़ी। नहीं, कोई दर्द नहीं है, मैं तो स्कूल जाने के लिए उठी हूँ। चलो, वरना लेट हो जाएंगे, पीहू ने चहकती हुई आवाज में कहा। स्कूल जाने की उसकी एक्साइटमेंट देखकर लग ही नहीं रहा था कि कल उसी बच्चे के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ था। अरे नहीं पीहू, तुम्हें आज तो आराम करना है। देखो, अभी चोट सही भी नहीं हुई है, नेहा ने उसे समझाया। उसे डर था कि कहीं उसका घाव और गहरा ना हो जाए। बड़ी छोटी मोटी चोट है, ये तो लगती रहती है, सही भी हो जाएगी। अगर मैं स्कूल नहीं गई तो वो अंश सोचेगा मैं डर गई, और मैं उसे बताना चाहती हूँ कि मैं नहीं डरती, ना उससे ना अपनी चोट से। पीहू ने बड़ी अकड़ में अपनी कमर पर हाथ रखते हुए नेहा को ब्रेव बनने का एक्शन करते हुए कहा। तभी आदित्य की आवाज दरवाजे की तरफ से आई। बिल्कुल, मेरी एंजल किसी से नहीं डरती, वो तो अच्छे से अच्छों को डरा देती है। नींद खुलते ही वो सबसे पहले पीहू को देखने नेहा के कमरे में आ गया था। कूल अंकल, पीहू ने उछलते हुए आदित्य को गले लगाने के इशारे से कहा। अरे अरे, आराम से, मैं यही तो हूँ। आदित्य ने तेजी से उसकी तरफ आकर उसे गले लगा लिया और उसे उठाने के लिए मना किया था। ये देखकर नेहा दंग रह गई। हर बार आदित्य को देखकर पीहू उतनी ही उतावली होती थी जितनी कि पहली बार हुई थी। उसे समझ नहीं आता था कि आखिर ये रिश्ता है क्या जिसका कोई नाम नहीं, लेकिन उसका एहसास इतना गहरा है। मेरी एंजल जाएगी स्कूल, बिल्कुल जाएगी, और दिखा देगी सबको कि वो कितनी ब्रेव और स्ट्रॉन्ग है। आदित्य ने पीहू को माथे पर चूमते हुए कहा। वह उसे जाने के लिए मोटिवेट तो कर रहा था, लेकिन साथ ही साथ उसका पूरा ध्यान उसकी चोट पर था। बड़ी चालाकी से उसने ये भांप लिया था कि चोट कल से बेहतर है और पीहू के जाने से उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आखिर था तो वह उसका पिता ही। एक तरफ वो अपने बच्चे को स्ट्रांग बनाना चाहता था और दूसरी तरफ उसकी तरफ आने वाले खतरों को खुद ही भांप लेना चाहता था। नेहा के पास अब पीहू को रोकने का कोई रीजन नहीं था। उसने पीहू को स्कूल के लिए रेडी किया और खुद भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। कल तो उसने उस टीचर को पीहू की वजह से छोड़ दिया था, लेकिन आज वो उनसे कैसे भी जवाब लेने वाली थी। आज उसने मरियम से कह दिया था कि पीहू को छोड़ने वो जाएगी। नाश्ता करके जैसे ही वो बाहर टैक्सी के लिए खड़ी हुई, उसके सामने एक बड़ी गाड़ी आकर रुक गई, जो किसी और की नहीं, आदित्य की थी। आदित्य? नेहा चौंक गई उसकी गाड़ी को देखकर।
इससे पहले कि वो और कुछ कह पाती, गाड़ी से शीशे नीचे करके आदित्य ने पीहू को अंदर आने का इशारा कर दिया। आ जाओ, मैं छोड़ूंगा तुम लोगों को स्कूल, आदित्य ने अंदर बैठते हुए जोर से कहा, जिसके बाद पीहू की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो तेजी से गई और दरवाजा खोलते ही आदित्य के हाथों से लिपट गई। या आज कूल अंकल हम लोगों को छोड़ेंगे, आई एम सो हैप्पी, उसने हंसते हुए कहा। आदित्य ने भी उसे जोर से पकड़ लिया और नेहा की तरफ देखने लगा। उसने कल रात वीडियो वाली बात उसे अभी तक नहीं बताई थी, इसलिए वो नहीं जानती थी कि उसकी तरह वो भी पीहू के लिए स्कूल जा रहा था। कुछ ही देर के बाद ड्राइवर ने गाड़ी स्कूल के सामने रोक दी। नेहा ने दरवाजा खोला और पीहू के बैग के साथ उसे भी केयरफुली बाहर निकाला। आदित्य अब भी कार में ही बैठा था। नेहा जैसे ही पीहू का हाथ पकड़कर स्कूल के गेट की तरफ बढ़ी तो उसने देखा संजय और सनाया एक साथ उसकी तरफ आगे बढ़ रहे थे। नेहा उन पर ध्यान न देकर सीधे अंदर जाना चाहती थी, लेकिन संजय ने उसका रास्ता रोक लिया और फिर कहा, रुको यहाँ। नेहा कहना तो बहुत कुछ चाहती थी उन लोगों से, लेकिन इस वक्त उसे प्रिंसिपल से बात करनी थी, इसलिए वो अपना समय वहां बाहर वेस्ट नहीं करना चाहती थी। रास्ते में मत आओ, मुझे अंदर जाना है, नेहा ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए संजय से कहा। ओफो, फिर ये लोग आ गए, इनको जरा भी चैन नहीं है ना, पीहू ने अपना माथा पीटते हुए खुद से ही कहा। बड़ों की इस लड़ाई से अब वो भी तंग आ चुकी थी, लेकिन संजय आज यहाँ कुछ और ही मकसद से आया था। पीहू और अंश के बीच कल जो हुआ उसे वो नेहा के ही खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था। ऐसे वक्त में भी अपना फायदा देखना नहीं छोड़ा था। कुछ बात करनी है तुमसे, कोई शौक नहीं है तुम्हारा रास्ता रोकने का, संजय ने नेहा के साथ साथ पीहू को भी घूरते हुए कहा। उसकी आंखें बता रही थी कि अब भी वो उस बच्ची से कितनी नफरत करता था। कल जो कुछ भी हुआ अंश और पीहू के बीच, वो दो बच्चों के बीच की बात थी, उसमें तुम्हें इतना इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, और अगर तुम अपनी जिद पर अड़ी रही तो देख लेना तुम्हारी वजह से पीहू को स्कूल से जाना पड़ेगा, संजय ने धमकाते हुए कहा। उसे नहीं पता था कि जिस धमकी से वो नेहा को डराना चाहता था उससे तो पीहू भी नहीं डरने वाली थी। हाँ, कहां से आता है इतनी बेतुकी बातें करने का कॉन्फिडेंस तुम में? तुम भी अच्छे से जानते हो कि कल क्या हुआ था और क्यों हुआ, उसके बाद भी ऐसे जता रहे हो जैसे कोई बड़ी बात नहीं, नेहा ने गुस्से में कहा। वो समझ चुकी थी कि अब इस बातों को बच्चों का खेल बताकर वो लोग टालने की कोशिश कर रहे थे। नेहा, अभी भी वक्त है, मेरी बात मान लो, इसी में पीहू के भी भलाई है, फालतू में इस छोटे से एक्सीडेंट का तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है, वरना, संजय ने एक बार फिर नेहा को रोकते हुए कहा। नेहा स्कूल पहुंचकर प्रिंसिपल के पास पहुंचने ही वाली थी कि उसका रास्ता संजय और सनाया ने रोक लिया। नेहा की शादी से अनजान संजय ने एक बार फिर उसे ब्लैकमेल करते हुए कहा, नेहा, अभी भी समय है, अगर तुम मिस्टर अहलूवालिया से शादी कर लेती हो तो सब कुछ सेटल हो जाएगा, पीहू भी इस स्कूल में रह पाएगी। संजय इतना गिर चुका था कि अब बच्चों की लड़ाई में भी अपना मकसद ढूंढ रहा था। अपने भाई की बातें सुनकर सनाया भी नेहा को घूर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने जानबूझकर अपने भाई को इन्वॉल्व किया था ताकि उसके बच्चे पर कोई आंच नहीं आए। पर भाई बहन के इस घिनौनी चाल को देखकर नेहा को सिर्फ हंसी आ रही थी। इस वक्त अगर मामला पीहू का नहीं होता तो वह अभी के अभी संजय का मुंह बंद कर देती, लेकिन इस वक्त वह इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहती थी। आज तुम दोनों को देखकर लग रहा है कि तुम दोनों भाई बहन हो, हरकतें बिल्कुल एक जैसी है तुम दोनों की। ये सब कहकर जो तुम दोनों छुपाना चाहते हो वो मैं अच्छे से समझ रही हूँ, पर लेट मी टेल यू वन थिंग,
मैं पीहू के साथ जो हुआ उसका पता लगा कर रहूंगी और तुम दोनों मुझे नहीं रोक पाओगे। फिर देखते हैं स्कूल से किसको निकाला जाएगा। नेहा ने उन लोगों को देखकर गुस्से में हंसते हुए कहा और पीहू का हाथ पकड़कर वो स्कूल के अंदर जाने लग गई। रुको, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हम लोगों से ऐसे बात करने की? कैरेक्टर लेस यू। सनाया ने गुस्से में नेहा का हाथ पकड़कर उसे पीछे खींचते हुए कहा। हाथ छोड़ो मेरा। नेहा ने चिल्लाकर अपना हाथ छुड़ाया और जिसके फोर्स से सनाया पीछे चली गई। मेरी बच्ची यहाँ खड़ी है, इसलिए सोच समझकर अपने मुंह से कुछ भी निकालना, उसने दहाड़ते हुए कहा। उसकी आंखों से गुस्से की ऐसी आग निकल रही थी जिसे देखकर संजय खुद को रोक नहीं पाया और अपना हाथ उठाने लगा। लेकिन अचानक उसे रियलाइज हुआ कि वह पब्लिक प्लेस पर खड़ा था। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बहन को टच करने की? हम लोग तुम पर दया खा रहे हैं और तुम हो कि? सही कहा किसी ने, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मैंने तुम्हें बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन तुम नहीं मानी। अब मैं प्रिंसिपल से बात करूंगा और जब पीहू निकाली जाएगी यहाँ से तब तुम पछताओगी अपने बिहेवियर के लिए। संजय ने नेहा के करीब आकर उसे घूरते हुए कहा, पर नेहा को उसकी बात का रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो पीहू के साथ अंदर जाने लग गई, जिसे देखकर सनाया ने हड़बड़ाते हुए अपना फोन निकाला और किसी को फोन करने लग गई। वो बड़ी उम्मीद से संजय को अपने साथ लेकर आई थी और सोचा था कि नेहा को यही दरवाजे पर ही रोक लेगी, लेकिन नेहा की हिम्मत देखकर वो भी दंग थी। यहाँ इस पूरे नजारे को आदित्य अपनी गाड़ी से बैठकर देख रहा था। उसका पूरा शरीर गुस्से से जल रहा था। वो चाहता तो उतरकर एक ही बार में संजय को शांत करवा सकता था, लेकिन उसे नेहा की हिम्मत पर पूरा भरोसा था और उसका सहारा बनकर उसे कमजोर नहीं करना चाहता था। उसे पता था कि ऐसे मामलों को नेहा अकेले डील कर सकती थी और उसे किसी की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब आदित्य वो करने वाला था जो करने वो आया था। उसने तुरंत मयंक को फोन किया और फिर कहा, वैसे तो उसे याद होगा, लेकिन प्रिंसिपल को याद दिला दो कि ये मामला आज के आज सेटल होना चाहिए, वरना उसके लिए ठीक नहीं होगा। नेहा ने ऑफिस पहुंचते ही पीहू को बाहर बेंच पर वेट करने के लिए बैठा दिया था। वो नहीं चाहती थी कि उसके सामने सनाया कुछ ऐसी बातें करे जो उसे नहीं सुननी चाहिए। जैसे ही नेहा ऑफिस के अंदर पहुंची, उसके पीछे पीछे संजय और सनाया भी भागते हुए वहीं आ गए। उन्होंने अपनी तरफ से नेहा को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार अब मामला प्रिंसिपल तक आ ही गया था। इससे पहले कि नेहा कुछ कहती, सनाया ने अपना नाटक शुरू कर दिया। प्रिंसिपल, अब आपको ही हमारी हेल्प करनी होगी। न सिर्फ इसके बेटे ने मेरे बेटे को परेशान किया है, बल्कि नेहा ने भी मेरी पब्लिकली इंसल्ट की है। ऐसी औरतों के बच्चे अगर इस रिपोर्टेड स्कूल में पढ़ेंगे तो ये दूसरे के बच्चों के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस बच्ची पीहू को स्कूल से निकाल देना चाहिए। उसकी बातें सुनकर नेहा के चेहरे पर जरा भी सिकंद नहीं थी। वो जानती थी कि कोई भी समझदार इंसान देखकर समझ जाएगा कि सनाया क्या नाटक कर रही थी। प्रिंसिपल संजय के होते हुए शायद सनाया की बातों को एक पल के लिए सुन भी लेते, लेकिन आदित्य के तरफ से उन पर सच कहने का जो प्रेशर था, उसके आगे क्या सनाया का नाटक और क्या संजय का सोर्स। मिस सनाया, जस्टिस होगा, लेकिन जो सही है उसके साथ, और ये दिखाने के लिए मैं आपके साथ कुछ लेकर आया हूँ। प्रिंसिपल के इतना कहते ही संजय और सनाया दोनों के होश उड़ गए। उन्हें समझ नहीं आया कि वो किस बारे में बात कर रहे थे। सनाया ने अपनी तरफ से सारे सबूत मिटा दिए थे, तो फिर अब किस चीज की बात कर रहे थे वो? प्रिंसिपल ने तुरंत अपना लैपटॉप घुमाया और उस पर मयंक की भेजी हुई सीसीटीवी फोटोज की सारी रिकॉर्डिंग प्ले कर दी। उसके शुरू होते ही सनाया की धड़कनें तेज हो गई थी।
वो समझ चुकी थी कि अब उसका नाटक और नहीं चलेगा। उस वीडियो को नेहा के साथ वहां खड़े सभी टीचर्स ध्यान से देख रहे थे। सबने अपनी आंखों से देखा किस तरह अंश ने आकर पीहू को जानबूझकर धक्का दिया। देखने से ही समझ आ रहा था कि वो कोई एक्सीडेंट नहीं था। अपनी बेटी को इतनी सीढ़ियों से गिरता देख नेहा की रूह कांप उठी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी छोटी सी बेटी ने इतना दर्द कैसे सह लिया था। अब क्या कहना है आपको इस पर? मेरी बेटी को आप लोगों के होते हुए जानबूझकर धक्का दिया गया है, वो भी सीढ़ियों से। इसका मतलब जानते हैं ना आप? कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? नेहा ने अपनी आंखों से भरे हुए आंसुओं को संभालते हुए प्रिंसिपल से कहा। उस वीडियो को देखकर प्रिंसिपल के साथ साथ सभी टीचर्स का भी सर शर्म से झुक गया था। यू आर राइट, ये हमारे स्कूल में हमारे ही एक बच्चे के साथ हुआ है, इसलिए ये किसी और की नहीं बल्कि स्कूल की जिम्मेदारी है और मैं लूंगा इसकी जिम्मेदारी, प्रिंसिपल ने स्ट्रिक्टली कहा और सनाया की तरफ देखना शुरू कर दिया। मिस सनाया, नाउ एवरीथिंग इज वेरी क्लियर। पीहू को आपके बेटे अंश ने जानबूझकर धक्का दिया है। अब उसका कारण जो भी रहा हो, चाहे जितनी भी बड़ी लड़ाई क्यों न हुई हो उन लोगों के बीच, इतनी बड़ी हिंसा मैं अपने स्कूल में हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसलिए आपके बेटे अंश को यहाँ से निकाला जाता है। योर चाइल्ड हैज बीन एक्सपेल्ड। आप एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से जाकर बाकी का प्रोसेस पूरा कर लीजिए, प्रिंसिपल ने गुस्से में कहा और अपना लैपटॉप बंद कर दिया। प्रिंसिपल, ये आप क्या कह रहे हैं? अंश कोई ऐसी वैसी फैमिली से नहीं, खुराना फैमिली से बिलोंग करता है। उसको एक्सपेल करने का मतलब जानते हैं आप? सनाया ने गुस्से से लाल होकर कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस रिकॉर्डिंग को उसने टीचर के साथ मिलकर गायब कर दिया था, वो प्रिंसिपल के पास पहुंची कैसे। दोबारा सोच लीजिए, जो आप कर रहे हैं बिल्कुल ठीक नहीं है। शायद आप भूल रहे हैं कि हम लोग कौन हैं। संजय ने गुस्से में प्रिंसिपल को अपने सोहरे और रुतबे के दम पर धमकाते हुए कहा। मुझे सब अच्छे से पता है, लेकिन शायद आपने वो एविडेंस सही से नहीं देखा जो मैंने आपको दिखाया। सच सामने होते हुए भी आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों का फेवर करूं? सॉरी, आप सिर्फ अपने बच्चे को लीजिए और यहाँ से चले जाइए। और स्कूल की तरफ से मैं आपसे मांगता हूँ मिस नेहा, पीहू को जो सफर करना पड़ा है उसके लिए आई फील सॉरी। प्रिंसिपल ने सनाया और नेहा से बिल्कुल अपोजिट टोन में बात करते हुए कहा। ये देखकर नेहा के दिल को थोड़ा सुकून मिला था। ये सब करके वो पीहू का दर्द तो कम नहीं कर सकती थी, लेकिन सनाया को उसके किए की सजा जरूर मिल गई। आफ्टर ऑल वो अच्छे से समझ चुकी थी कि अपने बेटे अंश को इस्तेमाल करके ये सब कुछ उसका ही किया धरा था। सनाया ने गुस्से में आग बबूला होते हुए अपना बैग उठाया और दरवाजा खोलकर ऑफिस से बाहर आ गई। वहां पीहू के बगल में बैठे उसने अंश का हाथ पकड़ा तो उसने आसपास देखा कि लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था। कल जिन पेरेंट्स के सामने ये बवाल हुआ था, उन्हें भी जानने की उत्सुकता थी कि आखिर प्रिंसिपल का फैसला क्या होगा। और सनाया को गुस्से में बाहर निकलते देख सब समझ गए थे कि अंदर क्या हुआ होगा। तो सच आ गया ना सबके सामने। अब अपने बेटे को लेकर निकल जाओ यहाँ से और हमारे बच्चों से दूर ही रहना तुम लोग। वहां खड़े एक पेरेंट्स ने सनाया को ताना मारते हुए कहा। सही बात है, चली जाओ यहाँ से, भीड़ में खड़ी दूसरी महिला ने कहा। अचानक से अब सनाया का बेटा अंश सबकी नजरों में विलियन बन गया था। कुछ भी हो, था तो वो भी बच्चा ही, इसलिए ऐसी बातें सुनकर वो रो पड़ा था। सनाया ने उसे गले लगाते हुए गुस्से में सबको जवाब दिया। बस तुम लोगों को तो मैं देख लूंगी। यहाँ प्रिंसिपल ने नेहा को बताया कि उन्होंने उस टीचर के खिलाफ भी सख्त एक्शन ले लिया है। हमारी जिस टीचर ने सनाया का साथ दिया था, उस फोटोज को गायब करने में उसे हमने स्कूल से निकाल दिया है। एक बार फिर उसकी और पूरे स्कूल स्टाफ की तरफ से मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। अब जब सब ठीक हो चुका है
तो पीहू को आज से ही स्कूल कंटिन्यू करना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम उसका पूरा ख्याल रखेंगे। थैंक यू सो मच सर, दैट मीन्स ए लॉट। इतना कहकर नेहा ऑफिस से बाहर आ गई। उसने पीहू का हाथ पकड़ा और देखा कि सनाया और लोगों के बीच एक बहस चल रही थी, जिसके बीच में उसका बेटा अंश रो रो कर उसके गले लगा हुआ था। इस पूरे मामले में पीहू के बाद नेहा को अंश के लिए बुरा फील हो रहा था। वो साफ देख पा रही थी कि सनाया की घटिया चाल की वजह से उसके बेटे का क्या हाल हो गया था। देखो अपने बेटे की तरफ सनाया, क्या हासिल करना चाहती थी तुम इसे दुख पहुंचाकर? अपनी नफरत में इतने भी अंधी मत हो जाओ कि अपने ही बेटे के आंसू दिखाई न दे तुम्हें। अरे वो तो बच्चा है, उसे तो इतनी समझ भी नहीं थी, पर तुमने तो जो उसके हाथों करवाया है वो। नेहा ने अपनी बात खत्म ही नहीं की थी कि सनाया चिल्ला पड़े, शट अप यू। चलो भाई, हमें यहाँ 1 मिनट भी और नहीं रुकना है, उसने संजय से कहा। अपनी बहन की लाल आंखों से बहते आंसू देखकर संजय से रहा नहीं जा रहा था। उसने अपने बढ़ते गुस्से के चलते अपनी मुट्ठियों को बंद किया और नेहा से कहा, ये तुमने ठीक नहीं किया नेहा। आज जो हुआ उसके लिए तुम बहुत पछताओगे, आई स्वीयर। इतना कहते ही संजय सनाया और अंश का हाथ पकड़कर वहां से बाहर चला गया। नेहा जानती थी कि संजय के कहने का मतलब बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन वो इन धमकियों से अब डरना नहीं चाहती थी। पीहू को इस लड़ाई में जीतता हुआ देखकर उसके दोस्तों ने आकर उसे गले लगा लिया। या हमें तो पता ही था कि तुमने कुछ नहीं किया है। पीहू तो हमारी सबसे अच्छी दोस्त है और मम्मा वो तो सबका ध्यान रखती है, दूसरे बच्चों ने अपनी मम्मियों से कहा। ये सुनकर नेहा और पीहू दोनों ही बहुत खुश थे। पीहू को अपने दोस्तों के साथ इस तरह देखकर नेहा की सारी चिंताएं जैसे छूमंतर हो गई थी। उसने पीहू को हंसते हुए स्कूल के लिए वहीं छोड़ा और वहां से बाहर जाने लग गई। उसने देखा कि आदित्य की गाड़ी अभी भी वहीं खड़ी थी जहां उसने उन लोगों को छोड़ा था। उसे लगा था कि वो उन लोगों को जाते ही ऑफिस निकल जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि अंदर पीहू को जो जस्टिस मिला था उसे दिलाने वाला आदित्य ही था। जैसे ही वो गाड़ी में जाकर बैठी, पीछे से पीहू की चिल्लाती हुई आवाज आ गई, मॉम, डैड, वेट वेट। ये सुनते ही आदित्य और नेहा ने एक साथ पीहू की तरफ देखा। उसने आज अपनी बड़ी और कूल अंकल को मॉम डैड कहकर पुकारा था। इतने वक्त के बाद आज हक से पीहू के मुंह से आदित्य ने डैड सुना था। वो भागते हुए उन लोगों को बाय कहने के लिए आ रही थी। उसकी आवाज सुनकर आसपास के सभी लोगों को ध्यान उस चमचमाती गाड़ी पर पड़ गया जिसके पास पीहू जा रही थी। सबको ये समझ आने लगा था कि नेहा किसी बहुत बड़े आदमी की वाइफ थी। अब आसपास खड़े पेरेंट्स और टीचर को यकीन हो चला था कि पीहू के पिता सच में थे, जो बहुत ही रईस लग रहे थे। प्रिंसिपल के फैसले के बाद स्कूल में सभी को ये लगने लगा था कि नेहा के पीछे जरूर कोई बड़ा हाथ था, नहीं तो आज तक खुराना फैमिली के अगेंस्ट जाने की हिम्मत प्रिंसिपल ने नहीं की थी, फिर चाहे वो कितने भी गलत क्यों न हो। और इस बात का आभास सिर्फ उन्हें ही नहीं, नेहा को भी था। कल तक तो स्कूल का माहौल कुछ अलग ही था। न टीचर ने हमारा साथ दिया और न ही प्रिंसिपल खुद इन्वॉल्व हुए, लेकिन आज इस मामले की जिम्मेदारी खुद लेकर उन्होंने सबके सामने उस वीडियो को दिखाया। एक दिन में इतना चमत्कार तो नहीं हो सकता, तो फिर कैसे? नेहा स्कूल से निकलकर गाड़ी में बैठी हुई मन ही मन सोच रही थी। जो हुआ उससे वो काफी खुश थी, लेकिन उसकी वजह उसे समझ नहीं आ रही थी। उसके आने के बाद आदित्य ने एक बार भी नहीं पूछा था कि अंदर क्या हुआ। वो जानती थी कि उसे भी पीहू की उतनी ही फिक्र है जितनी की नेहा को, लेकिन फिर भी उसने एक बार भी नहीं पूछा। इतनी शांति से क्यों बैठा है ये? क्या इसे पता है कि डिसीजन हमारे फेवर में था? पर कैसे? कहीं इसी ने तो। नेहा के दिमाग में ये बात अचानक से खटकी। उसे समझ आने लगा था कि बिना किसी के बड़े सोर्स के उस प्रिंसिपल का रुख नहीं बदलता।
और वो सोर्स कोई और नहीं बल्कि आदित्य ही था। जिस शांति से वो गाड़ी में बैठा था उसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि उसने ही पीहू को जस्टिस दिलाने में मदद की थी। कैसे कर लेते हो तुम ये सब? अगर ये हेल्प तुमने नहीं की होती तो आज मुझे संजय और सनाया के सामने बेइज्जत होना पड़ता। वो लोग पीहू को झूठा साबित कर देते और शायद बिना सबूत के मैं भी कुछ नहीं कर पाती। नेहा ने आदित्य को देखकर मन ही मन सोचा। वो कुछ कह नहीं पा रही थी, लेकिन उसके चेहरे की हर एक सिलवट आदित्य को थैंक्स कह रही थी। आदित्य को तो पता भी नहीं चला कि नेहा उससे क्या कहना चाहती थी। तभी नेहा ने बड़ी हिम्मत करके कहा, थैंक यू, तुमने जो भी किया है आज उसके लिए। आदित्य ने उसकी आवाज सुनते ही उसकी तरफ देखा और फिर जोर जोर से मुस्कुराने लगा। हमेशा की तरह इस बार भी वो अपनी की हुई मदद को जताना नहीं चाहता था। पीहू के लिए वो जो भी करता था उसे अपनी जिम्मेदारी समझता था और उसके लिए उसे थैंक्स सुनना ज्यादा पसंद नहीं था। कहाँ जाना है तुम्हें? आदित्य ने उसकी बात को इग्नोर करते हुए पूछा। नेहा को समझ नहीं आया कि उसने क्या गलत कह दिया था। उसे लगा शायद आदित्य को उसकी बात सुनने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। ज्यादा ना सोचते हुए उसने भी बड़ी कंफ्यूजन से कहा, घर जाकर कोई फायदा नहीं है, मैं ऑफिस ही जाऊंगी। हाँ, तो ये थैंक्स क्यों कह रही हो? कहीं तुमने मुझे अपना ड्राइवर तो नहीं समझ लिया है? आदित्य ने मजाकिया अंदाज में कहा। वो नेहा के सीरियस चेहरे पर अपने लिए ग्रेटिट्यूड साफ देख पा रहा था और वो नहीं चाहता था कि वो किसी भी एहसास के बोझ तले दबे। इसलिए उसने अपनी इस बात से माहौल को ही पूरा बदल दिया था। अरे, ये क्या कह रहे हो? मुझे ऑफिस ड्रॉप करने के लिए थोड़ी मैं थैंक्स बोल रही हूँ तुम्हें आते कहाँ से हैं ऐसे ख्याल? नेहा ने चिढ़ते हुए कहा। उसने नहीं सोचा था कि उसकी इतनी सीरियस बात को भी आदित्य सीरियसली नहीं लेगा। हाँ, रिलैक्स, आदित्य ने उसे शांत करते हुए कहा और ड्राइवर को नेहा के ऑफिस छोड़ने के लिए कह दिया। नेहा उसकी इस हरकत को चुपचाप मुंह सिकोड़े देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह का इंसान था। वो कब हंसकर बात करता है, कब सड़ जाता है, कुछ पता नहीं चलता। ऑफिस पहुंचने तक उसके दिमाग में आदित्य के बारे में ऐसे कई ख्याल पक रहे थे, जिन पर फुल स्टॉप उसके ऑफिस पहुंचने के बाद लगा था। आज वो समय से बहुत पहले ऑफिस पहुंच गई थी और उसे लगा था कि उसके अलावा वहां कोई और नहीं होगा। लेकिन ट्रेनिंग रूम में पास से गुजरते ही उसने आवाज सुनी और अंदर जाकर देखा तो वहां रोहन अपनी प्रैक्टिस में जुटा हुआ था। रोहन? नेहा ने चौंकते हुए कहा। गुड मॉर्निंग मैम। नेहा की आवाज सुनते ही रोहन ने रुक कर कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो रिया के पास होना चाहिए ना? नेहा ने पूछा। उसने तो आज उसके ऑफिस आने की भी उम्मीद नहीं की थी। वो ठीक है मैम, उसके पास नर्स है, रोहन ने बताया। अरे, नर्स है पर भाई तो नहीं। उसे तुम्हारी जरूरत है रोहन। तुम्हें यहाँ नहीं उसके पास होना चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए। अभी कल ही उसका ऑपरेशन हुआ है, नेहा ने बड़ी फिक्र से कहा। वो तो खुद ऑफिस के बाद उससे मिलने जाने का सोच रही थी। मैम, मैंने एक प्राइवेट नर्स को हायर कर लिया है उसका ख्याल रखने के लिए। और वैसे भी मैं तो ऑफिस के बाद वहां जाऊंगा ही। उसका ऑपरेशन अच्छे से हो गया है तो अब मेरी पूरी जिम्मेदारी मेरे समय मेरे शो के लिए होना चाहिए। मेरे फैंस और खासकर आपकी उम्मीदों को मैं तोड़ना नहीं चाहता, इसलिए मेरे लिए ये प्रैक्टिस अब बहुत ज्यादा जरूरी है, रोहन ने समझाया। उसके इस नए अवतार का जोश नेहा साफ उसकी आंखों में देख पा रही थी। उसका डेडिकेशन और हार्ड वर्क देखकर वो बहुत इम्प्रेस्ड थी। हाँ ठीक है, लेकिन इस ट्रेनिंग में रिया को मत भूल जाना। मेहनत अच्छी बात है, लेकिन अपनों का साथ रहना भी उतना ही जरूरी है, इसलिए बी केयरफुल। उसका अभी अभी मेजर ऑपरेशन हुआ है और तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा। नेहा ने एक बार फिर अपने स्तर से उसे समझाया और वहां से अपने केबिन में आ गई। रोहन के प्रोफाइल पर फैंस पर प्यार अब भी तेजी से बढ़ रहा था।
नेहा ने सोच लिया था कि सही वक्त आ गया है उन सबको खुशखबरी सुनाने का। उसने कुछ देर सोचते हुए सीधे शो के डायरेक्टर फिरोज को कॉल कर दिया। सर, अब जब कास्ट डिसाइड हो चुकी है तो मुझे लगता है हमें रोहन के बारे में भी अनाउंस कर देना चाहिए। नेहा ने फिरोज से बड़ी पोलाइटली कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो आपके ही हाँ का वेट कर रहा था। उसके फैंस ये जानकर बहुत खुश होंगे, डायरेक्टर ने कहा। उनके बीच बात होने के कुछ ही देर के बाद डायरेक्टर फिरोज ने रोहन को टैग करते हुए एक पोस्ट लिखा जिसमें साफ लिखा था, देयर कैन बी नो अदर करण लाइक यू, वेलकम टू द कास्ट ऑफ लव एंड हेट सीजन 2, दिस प्लेस इज फॉर योर ओनली। इस पोस्ट के डालते ही डायरेक्टर की तरफ से ये ऑफिशियली अनाउंस हो चुका था कि रोहन ही इस शो को करेगा। ये देखकर नेहा को ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी मेहनत से एक पड़ाव पार कर लिया था। उसने तुरंत उस पोस्ट को रोहन की प्रोफाइल पर रीपोस्ट किया, जिसके बाद फैंस के कमेंट्स की तादाद तिगुनी रफ्तार से बढ़ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब इसी अनाउंसमेंट का इंतजार कर रहे थे। रोहन को तो पहले ही लोगों ने करण के लिए एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन ऑफिशियली अनाउंसमेंट के बाद उन लोगों की खुशी कुछ और ही थी। दोपहर के वक्त जब नेहा के पेट में चूहे कूदने लगे तो उसने रोहन के साथ लंच करने का सोचा। अपने केबिन से निकलकर ट्रेनिंग रूम के दरवाजे तक पहुंची ही थी कि सामने से उसका रास्ता रॉबिन ने रोक लिया। ओए, हाय मिस नेहा, रॉबिन ने बड़े रसीले अंदाज में कहा। हेलो, नेहा ने उतने ही फीके तरह से उसे जवाब दिया और वहां से अंदर जाने के लिए दरवाजा खोला। हाँ भाई, अब तो आप बहुत बड़ी मैनेजर हो गई हैं। द डायरेक्टर फिरोज का अनाउंसमेंट आने के बाद तो आपके जलवे ही बदल गए हैं। वैसे ऐसा कैसे कर पाई आप? ये राज जरा हमें भी बताइए, रॉबिन ने गुस्से में कहा। रोहन की इस बड़ी सक्सेस से सबसे बड़ा तमाचा उसी के गाल पे पड़ा था। उस इंसल्ट को अब गुस्सा बनकर बाहर आने से वो रोक नहीं पा रहा था। लगता है आपके पास बहुत फ्री टाइम है, लोगों के काम में ताक झाक करने का बहुत शौक है आपको, नेहा ने भी उसे उल्टा जवाब देते हुए कहा। अरे, मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि जो काम मैं इतने सालों से नहीं कर पाया वो आपने इतने कम समय में आखिर किया कैसे? रॉबिन ने बड़ी अजीब सी मुस्कान के साथ पूछा। हाँ, वो तो आपको सोचना चाहिए कि आप इतने सालों में रोहन के अंदर का टैलेंट कैसे नहीं देख पाए। और वैसे अच्छा ही हुआ, अगर आप कुछ काम कर लेते तो मुझे रोहन के इस स्किल को देखने का मौका कैसे मिलता? नेहा ने मुस्कुराते हुए मीठी छुरी बनकर रॉबिन को उसी की भाषा में जवाब दे दिया। रॉबिन उससे जितना बात कर रहा था उतना ही उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो जानता था कि नेहा कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं थी। उसकी मेहनत जितनी ज्यादा थी, कॉन्फिडेंस उससे भी ज्यादा, और उसे किसी की भी फालतू बातों का कोई असर नहीं होता था। इसलिए अब रॉबिन ने उससे बदला लेने का रास्ता ढूंढ लिया था। खैर छोड़िए ये सब, कुछ ही दिनों में जो मीटिंग होने वाली है, आई मीन एनुअल गैदरिंग, उसमें आप टाइम से आइएगा। आखिरकार आपकी पहली मीटिंग है, रॉबिन ने बात बदलते हुए कहा। कैसी गैदरिंग? नेहा ने हैरान होकर पूछा। उसे इस मीटिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो नहीं जानती थी कि इसी मीटिंग में विशाल और रॉबिन ने उसके लिए घटिया प्लान बना रखा था। हाँ, ऑफ कोर्स, आप जैसे बिजी एम्प्लॉय को इन सब के बारे में कहाँ पता होगा। कंपनी में हर साल ऐसी एक गैदरिंग होती है जहाँ सब आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, कुछ काम की बातें भी डिस्कस की जाती है। बॉस भी होते हैं उस गैदरिंग में, रॉबिन ने बताया। नेहा उसकी बात सुन तो रही थी, लेकिन उसे विश्वास नहीं हो रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि अगर इतनी बड़ी गैदरिंग होती है तो उसे इसके बारे में अभी तक पता क्यों नहीं चला। रॉबिन के जाते ही वो भी ट्रेनिंग रूम के अंदर आ गई थी, लेकिन उसके दिमाग में अब भी रॉबिन की बातें घूम रही थी। रोहन को लेकर अब वो कैफे की तरफ जा रही थी तो उसने अचानक पूछा, रोहन,
क्या तुम्हें कंपनी में होने वाली किसी गैदरिंग के बारे में पता है? यस मैम, हर साल ऑफिस में ये पार्टी होती है। बड़े बड़े लोग आते हैं। मैंने इतने सालों में कुछ किया ही नहीं, इसलिए मैं नहीं जाता हूँ। मैं इस बार भी नहीं जाने वाला था, इसलिए मैं आपको भी बताना भूल गया, रोहन ने चलते हुए कहा। अच्छा? उसकी बात सुनकर नेहा को यकीन हुआ कि रॉबिन सच कह रहा था, लेकिन एक बार फिर उसे रोहन के लिए बड़ा बुरा फील हो रहा था। इतने सालों से रॉबिन ने जिस तरह से उसके साथ बिहेव किया था, सोशल गैदरिंग में जाने का उसका पूरा कॉन्फिडेंस ही खत्म हो चुका था। डोंट वरी, इस बार बात कुछ अलग है। तुम आओगे इस बार? नेहा ने कहा। पर रोहन भले ही अच्छा काम कर रहा था, लेकिन अभी भी उसके मन में कहीं न कहीं संकोच तो था। इस बार तो तुम्हें सर उठाकर जाना है। आज के अनाउंसमेंट के बाद तो तुम और भी ज्यादा फेमस हो चुके हो, तो तुम्हें तो और हैंडसम बनकर जाना पड़ेगा पार्टी में। नेहा ने हंसते हुए कहा। वो चाहती थी कि रोहन पूरे विश्वास के साथ दुनिया को फेस करे। तभी अचानक उसे याद आया, अरे पर मेरे पास तो कोई ढंग की ड्रेस ही नहीं है। सब अच्छे कपड़े तो मैंने मुंबई में ही छोड़ दिए, और यहाँ जो थे वो तो सब इधर उधर हो गए। कोई बात नहीं, कल संडे है, मैं जाकर एक नई ड्रेस ले लूंगी, नेहा ने खुद से ही कहा। ऑफिस में होने वाली गैदरिंग नेहा के लिए उसकी पहली ऑफिशियल पार्टी थी। वो एक बच्ची की माँ जरूर थी, लेकिन अभी भी अपने ड्रेसिंग सेंस का पूरा ख्याल रखती थी। फॉर्मल कपड़े तो बहुत ले लिए थे उसने, लेकिन पार्टी के लायक ड्रेस अब उसे कल खरीदनी पड़ेगी, सोच लिया था उसने। आज रोहन भी उसी तरह जल्दी ऑफिस आया था, इसलिए नेहा ने उसे जल्दी घर भेज दिया। वो चाहती थी कि जिस तरह से उसने ऑफिस में अपना डेडिकेशन दिखाया है, ठीक उसी तरह से वो आधे दिन रिया के साथ पूरे दिल से बिताए। जिस रिश्ते को वो खो चुकी थी, उसकी क्या अहमियत होती है, ये उससे बेहतर और कौन जान सकता था। रोहन के निकलने के बाद वो खुद भी ऑफिस से निकल गई। शो का काम कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला था। उससे पहले नेहा थोड़ा आराम करना चाहती थी। समय तो हो ही गया है, पीहू को भी पिकअप कर लेती हूँ, नेहा ने रास्ते में सोचा और उसके स्कूल पहुंच गई। स्कूल के गेट पर नेहा को खड़ा देख पीहू खुशी हंसते हुए उसके पास आ रही थी। उसके पैर में चोट थी, नहीं तो इतनी देर में तो दौड़कर भी आ गई होती। आज उसके चेहरे की चमक रोज से कुछ ज्यादा ही थी। उसके आसपास चल रहे दोस्तों ने जिस तरह से पीहू को घेर रखा था, साफ दिखाई दे रहा था कि वो स्टार बन चुकी थी। नेहा ने भी हंसते हुए पीहू का हाथ पकड़ा और वहां से मुड़ने लगी कि तभी एक बच्चे की मां ने नेहा से कहा, हेलो मिस नेहा, आप पीहू को लेने आई हैं क्या? जी। नेहा ने भी उन्हें मुस्कुराकर सर हिलाते हुए जवाब दिया। वैसे सुबह तो आपके हस्बैंड भी साथ आए थे ना, अभी वो नहीं आए क्या? उस पेरेंट्स ने झट से आदित्य के बारे में पूछ लिया। सुबह जो लोग आदित्य की गाड़ी में नेहा को बैठते हुए देख रहे थे, उनमें से ये लेडी भी शामिल थी। जी, वो काम में बिजी हैं, इसलिए मैं आई हूँ। अब मैं चलती हूँ, नमस्ते। नेहा ने इतना कहा और पीहू का हाथ पकड़कर टैक्सी में बैठ गई। कल तक जो लोग उससे सीधे मुंह बात भी नहीं करते थे, आज वो मुस्कुराकर सामने से क्यों आ रहे थे, उसका कारण नेहा अच्छे से जानती थी। वो समझ गई थी कि सुबह आदित्य को उसके साथ देखकर सभी की आंखें चौधी आ गई थी। हर किसी के मन में उसके और आदित्य के रिश्ते को लेकर, उसकी लाइफ स्टाइल को लेकर ढेरों सारे सवाल थे, जिनके जवाब वो नहीं देना चाहती थी। इसलिए वो वहां से चुपचाप निकल गई। वो मन ही मन ये सोचकर हंस रही थी कि हर बार की तरह इस बार भी आदित्य ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। अगला दिन संडे था। पीहू, नेहा और आदित्य तीनों की छुट्टी थी। पीहू के साथ ब्रेकफास्ट करने के बाद नेहा शॉपिंग करने के लिए निकलने को तैयार थी, लेकिन इस बारे में वो किसी और को बताना भूल गई थी। हर संडे तो वो घर पर ही रहती थी,
लेकिन आज उसे बाहर जाती देख मरियम को कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसने पूछ ही लिया, आज तो संडे है चाइल्ड, वेयर आर यू गोइंग? अरे आंटी, मैं आपको बताना भूल गई, ऑफिस में एक पार्टी है जिसके लिए मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, इसलिए मैं मार्केट जा रही हूँ। सोच रही हूँ पीहू को भी घुमा ले आऊं। नेहा ने पीहू को शूज पहनाते हुए कहा। वो नहीं जानती थी कि सिंघानियाज कभी शॉपिंग के लिए मार्केट नहीं जाते थे, बल्कि मार्केट उन तक आता था। जिस तरह के कपड़े उन्हें चाहिए होते थे उसे बनाने वाला डिजाइनर खुद घर पर आकर उन्हें ऑफर करता था, लेकिन ये सब नेहा को नहीं पता था। वो तो अभी भी उसी लोकल मार्केट में जाने वाली थी जहां से वो हमेशा शॉपिंग करती थी। उसे अपने नाम के पीछे लगे सिंघानिया से कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। अरे, पर उसके लिए आपको क्यों जाना है? आप बताइए, आपको कैसे ड्रेस चाहिए? डिजाइनर घर पर आ जाएंगे, मरियम ने कहा। वो नहीं जानती थी कि नेहा और आदित्य के बीच कैसा रिश्ता था, लेकिन थी तो नेहा सिंघानिया परिवार की बहू ही। अरे नहीं नहीं, मैं खुद जाकर ले लूंगी, मुझे आदत है शॉप से खरीदने की, नेहा ने हंसकर कहा और पीहू का हाथ पकड़ लिया। उसी समय आदित्य भी सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था और उसने नेहा और मरियम की बातें सुन ली थी। उसे देखते ही पीहू खुशी से बोल पड़ी, डैड, हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने, आप चलोगे क्या? नेहा ने उसकी तरफ देखा ताकि वो इसे इशारे से मना कर सके। एक तो उसने अब आदित्य को डैड कहना शुरू कर दिया था और अब वो चाहती थी कि आदित्य भी उन लोगों के साथ चले। नेहा बड़ी संकोच में आदित्य की तरफ देख रही थी। वो जानती थी कि उसके लिए ऐसे ही किसी दुकान पर जाना पॉसिबल नहीं था, लेकिन वो मना कैसे करेगा? पीहू, नेहा ये भी समझ नहीं पा रही थी। लेकिन फिर आदित्य ने कुछ ऐसा कह दिया जिसकी कल्पना भी नेहा ने नहीं की थी। ठीक है, मैं चलता हूँ तुम लोगों के साथ। उसके मुंह से ये शब्द सुनकर नेहा की आंखें फटी की फटी रह गई। आदित्य मुड़कर अपने कमरे में चेंज करने चला गया था, लेकिन नेहा की नजर उससे नहीं हट रही थी। जिस घर तक दुकानें खुद चलकर आती थी, आज उसका ऑनर किसी नॉर्मल सी दुकान पर चलने को रेडी था, वो भी पीहू के कहने पर। कुछ पलों के लिए तो वो स्पीचलेस हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कभी सख्त तो कभी देवता जैसा कोमल दिखने वाला इंसान आखिर था कैसा। आदित्य के वापस आने के बाद नेहा और पीहू उसके साथ उसी की गाड़ी में बैठ गए। पूरे रास्ते नेहा यही सोच रही थी कि अब वो किसी लोकल मार्केट में नहीं जा सकती थी। जिस दुकान पर उसने खरीदारी करने की सोची थी, उस गली में तो आदित्य की गाड़ी भी नहीं जा सकती थी। अब उसे डर था कि आदित्य न जाने कौन से ब्रांड स्टोर के आगे अपनी गाड़ी रोकेगा। फाइनली ड्राइवर ने एक ऐसे स्टोर के सामने गाड़ी रोकी जहां उसे लगता था कि आदित्य को अंदर जाना शोभा देगा। उस स्टोर के सामने खड़े होने पर भी नेहा के पैर कांप रहे थे। वो समझ गई थी कि आज उसका बड़ा खर्चा होने वाला है, लेकिन संकोच में वो कुछ कह भी नहीं पा रही थी। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि एक छोटी सी ड्रेस के लिए आदित्य खुद उसके साथ आ जाएगा। बाहर खड़े होकर वो सोच में ही पड़ी हुई थी कि तभी आदित्य ने पीछे से आकर कहा, अब स्टोर को देखती ही रहोगी या अंदर भी चलोगी? मेन गेट खुलते ही पूरे स्टोर में हल्ला हो गया था कि आदित्य सिंघानिया किसी को साथ लेकर आए हैं। स्टोर के मैनेजर से लेकर उनके ऑनर तक सब तैनात हो गए थे। कुछ तो डर के मारे पसीना भी छूट गया था कि कहीं उनकी शॉप में कोई कमी न रह जाए। वहां की फीमेल मैनेजर ने आदित्य को देखते ही कहा, वेलकम सर, इट इज आवर ऑनर टू हैव यू हियर। हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि आप आने वाले हैं, वरना हम स्टोर को अच्छे से डेकोरेट करवा देते। वी आर वेरी सॉरी। नेहा उस मैनेजर की बातें सुनकर दंग रह गई थी। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा था, वह वहां की सजावट को ही निहारे जा रही थी। इतना सुंदर होने के बाद भी आदित्य से माफी मांगकर मैनेजर क्या कहना चाहती थी? नॉर्मल पब्लिक में आदित्य का इतना नाम और रुतबा है,
ये नेहा ने नहीं सोचा था। जिस तरह से मैनेजर ने अपना सर आदित्य के सामने झुका रखा था, ऐसा लग रहा था कोई बिजनेसमैन नहीं, हीरो यहाँ आया हो। नो इशू, आदित्य ने उनका सत्कार देखते हुए कहा। सभी की नजरें अब नेहा और पीहू को ध्यान से देख रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये दोनों थे कौन। रिपोर्ट्स में तो आज तक आदित्य की शादी की खबरें नहीं आई थी, तो फिर इन्हें ड्रेस देखनी है, आदित्य ने कहा। श्योर मैम, प्लीज कम विथ अस। नेहा दंग थी उस स्टोर का ट्रीटमेंट देखकर। उसने आज तक इतनी बड़ी दुकान से शॉपिंग नहीं की थी। मैनेजर के साथ नेहा अंदर वाले रूम में डिजाइन्स देखने चली गई और पीहू आदित्य के साथ वहीं बाहर हॉल में बैठकर वेट कर रही थी। पूरे स्टोर का स्टाफ आदित्य की खातिरदारी करने में जुटा हुआ था। यहाँ नेहा का ध्यान बस हर ड्रेस के रेट पर था। आसपास डिजाइनर कपड़ों की तो भरमार लगी हुई थी, लेकिन खास बात यह थी कि किसी पर भी प्राइस का टैग नहीं लगा था। मैम, यू शुड ट्राई दिस, ये आपकी एलिगेंस से काफी मैच करेगा। मैनेजर ने एक पर्पल कलर की नी लेंथ ड्रेस निकालकर नेहा को देते हुए कहा। जब से उसने उसे आदित्य के साथ देखा था, तब से वो सिर्फ उसके रंग, बाल, आंख और चेहरे की खूबसूरती को ही निहारे जा रही थी। वो जानती तो नहीं थी, लेकिन दिखने में उसे नेहा आदित्य के टक्कर की ही लग रही थी और अपनी उन्हीं पैनी नजरों के ऑब्जर्वेशन को इस्तेमाल करके उसने सबसे ट्रेंडी ड्रेस नेहा के लिए निकाली थी। नेहा को एक ही नजर में वो ड्रेस पसंद आ गई थी, लेकिन हर ड्रेस की तरह वो इस पर भी प्राइस टैग ढूंढ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर उसने दाम पूछ लिया तो कहीं ये आदित्य की रिपुटेशन की इंसल्ट तो नहीं होगी। एक तरफ तो उसे ड्रेस पसंद भी आ रही थी और दूसरी तरफ वो कंफ्यूज्ड भी थी। उसका ये परेशान चेहरा देखकर मैनेजर ने कहा, अरे अगर आपको ये पसंद नहीं तो ये लीजिए हमारे स्टोर की सबसे स्पेशल ड्रेस। आई एम श्योर ये तो आपको जरूर पसंद आएगी। मैनेजर ने उतनी ही देर में एक व्हाइट गाउन निकालकर नेहा को दिखाया, जिसमें नी से नीचे तक एक स्लिट बनी थी, जो उसको लुक को और स्टाइलिश बना रही थी। ये ऑफ शोल्डर गाउन आप पर बहुत अच्छा लगेगा। आपका फेयर कलर जब व्हाइट ड्रेस के साथ ब्लेंड होगा तो यकीन मानिए कोई भी आपसे अपनी नजर नहीं हटा पाएगा। और हाँ, इसे आप ट्राई जरूर करिए, तभी आपको इस फैब्रिक की खासियत समझ आएगी। मैनेजर ने अपनी दी हुई ड्रेस के बारे में इतना कुछ कह दिया था कि अब नेहा भी उसे ट्राई करके देखना चाहती थी। उसकी भी आंखों पर इस डिजाइन की छाप पड़ चुकी थी। उसने मैनेजर से ड्रेस ली और चेंज रूम में चली गई। चेंज करने के बाद जैसे ही वो बाहर आदित्य और पीहू के सामने आई, पीहू अपनी बड़ी को इतनी सुंदर ड्रेस में देखकर एक्साइटमेंट से चिल्ला पड़ी, वाओ बड़ी, यू आर लुकिंग लाइक ए प्रिंसेस, एकदम फेयरी टेल्स की कहानियों की तरह। इस व्हाइट ड्रेस में खड़ी नेहा सच में किसी परी से कम नहीं लग रही थी। उसके फिगर पर परफेक्टली फिट होती ये ड्रेस ऐसी लग रही थी जैसे उसी के लिए बनाई हो। खुले बाल और चमकता चेहरा उसकी खूबसूरती को ऐसे बढ़ा रहा था जैसे किसी पेंटिंग में खड़ी अप्सरा हो। पीहू की तारीफ सुनकर नेहा को यकीन हो गया था कि ये ड्रेस वाकई में बहुत अच्छी है और उसकी खुशी उसके चेहरे से दिख रही थी। रियली? उसने पूछा। डैड से पूछ लो, यकीन न हो तो। डैड बताओ बड़ी कैसी लग रही है? पीहू ने तुरंत आदित्य की स्लीव्स को खींचकर उससे पूछा। वो पहले से ही नेहा से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। इस ड्रेस में उसे देखकर कुछ पलों के लिए वो भी कहीं खो सा गया था, लेकिन पीहू की आवाज ने उसे वापस बुलाया, जिसे सुनकर उसने बड़ी कैजुअली कहा, अच्छी लग रही है ये ड्रेस। कम शब्दों में ही सही, लेकिन आदित्य के मुंह से तारीफ सुनकर नेहा के चेहरे पर शर्म की लालिमा आ गई थी, जिसे स्टोर पर खड़ा हर व्यक्ति देख पा रहा था। वहां का ऑनर सोच सोचकर परेशान था कि आखिर ये लड़की और बच्ची थे कौन। क्या सही में आदित्य की शादी हो चुकी थी या फिर मामला कुछ और ही था?
इन सवालों ने वहां पर सबको परेशान कर दिया था, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो आदित्य से कुछ भी पूछ ले। पीहू और आदित्य के कॉम्प्लीमेंट्स ने नेहा ने ड्रेस तो फाइनल कर दी थी, लेकिन अब उसे डर था उसके प्राइस का। कितने की होगी, कैसे पता करूं, पूछूं भी किससे? 3,000, 5,000? नहीं, इतना बड़ा स्टोर है, शायद 10,000। ओह नो, इतनी महंगी? पर अगर उससे भी ज्यादा हुई तो मैं कैसे अफोर्ड करूंगी? अगर इससे महंगी हुई तो मैं कोई ना कोई बहाना बना दूंगी, लेकिन ये ड्रेस नहीं लूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं इतने पैसे एक ड्रेस के लिए खर्च नहीं कर सकती। नेहा ने चेंज करते वक्त मन ही मन सोचा, क्या नेहा कर पाएगी अफोर्ड आदित्य का स्टैंडर्ड? क्या उसकी नई पहचान पड़ पाएगी उस पर भारी? क्या आदित्य समझ पाएगा नेहा का डर? जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न, ओनली वन यूट्यूब चैनल अनवय उपाध्याय पर।